इस बात को रखा है। अब मैं श्री गुप्ता जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो इस बात को और आगे बढ़ाएं कि इसको और कैसे हम अलग अलग पहलुओं पर इस बात को कैसे करें। गुप्ता जी। नमस्कार। अभी खाने के वक्त धसमाना जी से बात हो रही थी और वो बोले कि मैं एक अरसे से इस तरह की गोष्ठियों में आता रहा हूं और कुछ नया नहीं होता है, वही चीजें बार बार दोहराई जाती है। ऐसा ये शब्द नहीं होंगे पर भाव जो मुझे पकड़ में आया ऐसे ही थे और मुझे लगता है वो भाव हम में से बैठे बहुत लोगों के मन में भी चल रहे होंगे। और तो मेरा ये कहना है कि उसका एक पक्ष तो ये है कि बार बार बातें दोहराई जाती हैं और कुछ नया नहीं है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये होगा कि अगर बार बार बातें दोहराई जा रही हैं और जो लोग वो बातों को दोहरा रहे हैं उनमें कुछ ईमानदारी है, जो कि मैं मानता हूं कि है, तो उन बातों में कुछ होगा, क्योंकि वो बेकार में तो नहीं दोहराई जा रही, उनमें पीड़ा होगी, उसमें वास्तविकता होगी, तभी वो दोहराई जा रही। तो ये पक्ष मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा वाला पक्ष की वो दोहराई जा रही है उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसका एक और पहलू है कि अगर 30-40 साल से हम एक ही बात को बार बार कह रहे हैं या कई बातों को हम बार बार कह रहे हैं और हम अभी तक उसके कोई समाधान तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो हो सकता है, संभावना है कि हम उसके मूल कारणों में नहीं पहुंच पा रहे और हम बीमारी का इलाज ऊपर ऊपर से करना चाहते हैं। किसी के पेट में दर्द हो गया तो कोई पेन किलर लेके उसका इलाज कर दे, तो वो इलाज नहीं होता, उससे एक राहत मिलती है थोड़े समय के लिए। इलाज लंबा होगा, इलाज अगर सही मायने में होगा तो कई मायने में वो पीड़ादायक भी होगा और उसमें हो सकता है कि कुछ प्रयोग भी करने पड़े, सीधे सीधे समाधान न हो, लेकिन उसके इलाज करने की दिशा और राहत देने की दिशा, ये दोनों अलग अलग पैराडाइम है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। राहत देना बहुत अपेक्षाकृत आसान है और इलाज होना यानी जो समाधान होना ये थोड़ा कठिन है, ज्यादा कठिन है। तो एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं। अब मैं मेरे को कल से एक बात ध्यान में आ रही है, उससे शुरू करता हूं। वो मुझे बहुत, जब मैंने पहली बार उसको देखा इस ढंग से तो मुझे बहुत, मैं आंदोलन, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। जब चंपारण में गांधी जी गए पहली बार और वहां पे अंग्रेजों ने कानून लगाया था कि भाई वो अंदर नहीं आ सकते वगैरह वगैरह, मीटिंग नहीं कर सकते, जो भी था, और वो पकड़े गए और उनको जब न्यायालय में उनकी पेशी हुई तो जब न्यायाधीश ने उनसे पूछा आर यू गिल्टी, तो गांधी जी का जवाब था यस आई एम। कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई बात नहीं, यस आई एम। और फिर थोड़े से अंतराल के बाद बोलते हैं बट अकॉर्डिंग टू योर लॉ, आपके कानून के हिसाब से, और आपके पे बहुत जोर था, आपके कानून के हिसाब से मैंने कानून तोड़ा है, मैं गिल्टी हूं। और फिर वो जो अपनी दलील देते हैं इस एक झटके में, वो कानून के कटघरे से बाहर अपने को रख करके अपनी दलील देते हैं। मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण बात है। ये जो चर्चा हम कर रहे हैं कल से, हम कौन से कटघरे में रख करके अपने को बात कर रहे हैं। और मुझे बार बार ये लगता है कि हम सब, क्योंकि हम सब इधर 70 साल से नीचे वाले ही हैं, 70 में जो है ज्यादा ही बोल रहा हूं,
धस्माना जी को देख के बोल रहा हूँ। और ये 70 सालों में तो बहुत प्रदूषण फैला है। तो हम सब इस आधुनिकता, इस शब्द से विजय प्रताप जी को थोड़ी मुश्किल हो जाती जब मैं इस शब्द का प्रयोग करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ बहुत गंभीरता के साथ। इस आधुनिकता में हमारे दिमाग को भी तो बदल दिया है, हमारे सोचने के तरीकों को बदल दिया। तो मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं और वो शब्द सभी लोग उससे वाकिफ हैं, उस शब्द से, पर मैं जिस अर्थ में उसको प्रयोग कर रहा हूं, क्या वो उस अर्थ में आप तक पहुंच रहा है या नहीं, ये आधुनिक शिक्षा इसकी कोई बात नहीं करती कि भाई उसके अर्थ को समझो। आधुनिक शिक्षा ये बोलती है कि उसके शब्द को पकड़ो और अपने अर्थ उस पर आरोपित करके उससे बात करो, तो संवाद होता है। क्योंकि दूसरा बोल रहा है घोड़ा और सुनने वाला गधा समझ के उससे झगड़ा कर रहा है, ये बहुत बहुधा होता है। और फिर ये यहां तक हो जाती है बात, पर आपने ये कहा, और बोलने वाला बोलता भाई मेरा अर्थ ये था, पर आपने ये कहा, तो वो शब्द पे लड़ाई हो जाती है। ये उसका एक बहुत हल्का जो पक्ष है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन ये एक गहरी बात है कि आज हम सब, मैं उसमें अपने को शामिल करके बोल रहा हूं, हम सब इस आधुनिक दिमाग से ग्रसित हैं। हम कितनी भी गैर आधुनिकता की बात करें या इस आधुनिकता को चैलेंज करने की बात करें, हम उससे ग्रसित हैं, उससे पीड़ित भी हैं। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जितनी भी बहस कल से हो रही है, मेरे को जैसा दिखाई देता है, ये इसका बहुत बड़ा संबंध आधुनिक सोच, आधुनिक दिमाग और आधुनिक व्यवस्थाओं से लेकर, जिन व्यवस्थाओं से हम और आप घिरे हैं, जिन व्यवस्थाओं से हम और आप ग्रसित हैं, चाहे उनको हम देख पाए सीधे सीधे या ना देख पाए, हम उससे ग्रसित हैं। तो इस बात को, और इससे क्या होता है, एक बड़ी दिक्कत हो जाती है कि मेरे जैसा आदमी जब आधुनिकता के खिलाफ बोलता है तो बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है कि भाई ये मोबाइल फोन भी तो लेके बोल रहा हूँ, इस माइक पे भी तो लेके बोल रहा हूँ, अभी जाऊंगा तो कोई ना कोई वाहन का इस्तेमाल करूंगा, गाड़ी का करूंगा या कोई और चीज का करूंगा, हवाई जहाज में भी चलते हैं हम लोग। तो आधुनिकता से हम घिरे हुए हैं और हम आधुनिकता के खिलाफ कैसे बात करें। तो मैंने अपने लिए एक हल निकाला है कि भाई मैं त्रिशंकु हूं, मैं बीमार हूं। क्या बीमार को ये हक नहीं है कि वो अपनी बीमारी के बारे में सोचे और उससे निकलने का रास्ता ढूंढे, भले ही वो बीमार हो। कभी कभी डॉक्टर भी तो बीमार होता है, तो वो अगर बीमार डॉक्टर है तो क्या उसको इलाज करने का अपना और दूसरों का हक नहीं है? तो हम वो पोजीशन क्यों न ले लें, और लेनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम बीमार भी हैं, इलाज भी करना चाहते हैं, दूसरों का भी, अपना। इस सेल्फ कॉन्शियस से हम उभरे। एक तो मेरा बात हो रही थी कि भाई पहले सत्र में समस्या की बात करो, दूसरे सत्र में समाधान की बात करो, ये भी बहुत आधुनिक तरीका है। ये भी बहुत आधुनिक तरीका है, क्योंकि अगर समस्या को ढंग से देख लिया जाए तो मुझे लगता है उसमें अपने आप ही समाधान दिखाई देता है। और ये जो कैसे करें का जो प्रश्न आधुनिक समाज में बहुत आ गया, वो तुरंत क्विक फिक्स सॉल्यूशन चाहता है। वो ये चाहता है कि कोई बता दे कि सैरिडॉल लो और सिर दर्द ठीक हो जाए, पर कोई ये बताए कि भाई स्वस्थ रहने के ये नियम है। इसमें अब उसको कैसे करना है, ये खुद को उसको स्वयं को ही तय करना पड़ेगा, दूसरा नहीं बता सकता। दूसरा तो यही बता सकता है कि स्वस्थ रहने के मोटे मोटे नियम ये हैं, अब तुम करो जो करना है, कैसे करो। 4 बजे सबको उठना है, ये नियम नहीं चलेगा, पर सुबह जल्दी उठो। अब तुम 4 बजे उठोगे, 6 बजे उठोगे, ये तुम तय करो। सबके लिए एक नहीं लागू होगा। मोटे नियम अलग बात होती है, और कैसे वाला जो होता है वो ये कि रास्ता बताओ भैया, आपने उस पर चलेंगे।
ये बहुत आधुनिक तरीका है जो कि शिक्षा में मैं रोज उससे उलझता हूँ। ये टीचर्स ट्रेनिंग ने बर्बाद कर दिया देश को। वो सब टीचर ये चाहते हैं, सब शिक्षक ये चाहते हैं, मुझे तरीका बता दो, बाकी छोड़ दो। ये किताब भी एक तरीका है, मुझे दे दो, मुझे खुद नहीं पढ़ाना है, किताब दे दो मैं पढ़ाऊंगा। इसने बर्बाद कर दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो समस्या अलग और कैसे समाधान भी में हम क्या नहीं समझना चाहते, हम तुरंत कैसे समझना चाहते हैं। सैरिडॉन चाहते हैं कि सैरिडॉन दो और सिर दर्द। तो बैठे किसी और उद्देश्य को लेके हैं और हम चाहते हैं कि हमको कैसे का रास्ता कोई और बता दे। जो बताने वाले बैठे हैं वो भी उतने ही मूर्ख हैं जितने हम सब हैं, या वो भी उसी शंकु हालत में है जितने में हम सब हैं। तो हम सबको ही देखना है, हम सभी को क्या की तलाश करनी है और उसमें से कुछ झलक मिल जाए कहीं कुछ, तो उस पे चलेंगे। अगर झलक मिलेगी तो उस पे चलेंगे ही। चाहे उसमें सफलता और असफलता भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आज के जमाने में, कि सफलता की परिभाषा एक बहुत ही कुछ दिमाग में बैठ गई कि इसी को सफलता कहा जाता है। निराशा आशा में भी वही प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि किसी ने कहा कि निराशा की बात, शायद भुवन ने कहा, मैं तो भाई निराश हूं। बिल्कुल आपको साफ कहता हूं, मैं निराश हूं। मैंने जो काम किया 25 साल, अगर मैं एक ढंग से देखूं, मैं निराश हूं। मैं आगे की दुनिया के बारे में भी निराश हूं कि ये दुनिया 20-25 साल से ज्यादा इस हालत में कैसे चलेगी, मुझे नहीं दिखता। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मैं उनके साथ हूं, फिर भी कुछ भी मुझे नहीं दिखता कि जिसमें कोई पैराडाइम शिफ्ट की बात होने वाली हो। और जब तक ये पैराडाइम शिफ्ट नहीं होगा तब तक कोई समाधान निकल जाए ये अपने को नहीं दिखाई देता। पर इस निराशा के बावजूद वो बात, मैं डिप्रेशन में नहीं। तो ये निराशा और डिप्रेशन, निराशा और अकर्मण्यता, ये बिल्कुल अलग अलग चीज है। निराशा का मतलब अकर्मण्यता नहीं होता, निराशा का मतलब डिप्रेशन नहीं होता। निराशा और आशा का मतलब सिर्फ इतना है कि जो है वो देखो और उसको स्वीकार करो। जो दिखाई दे रहा है उसको, आप जो दिखाई दे रहा है कि सामने अंधकार है, तो क्योंकि मैं उससे निराशा आ जाएगी इसलिए मैं बोला नहीं वो तो अंधकार नहीं है, वो तो बहुत उजाला है, और थोड़ा आगे चलो उधर उजाला ही उजाला है, उसके उस अंधकार के बाद उजाला है। सखी उस नदी के उस पार, या क्या है वो, उस पार जाने क्या होगा, वैसी कुछ हाल। तो ये मुझे ठीक नहीं लगता। जो है उसको स्वीकार करिए, इसी में जीना है, और ये ठीक ही है, ऐसे ही है, यही वास्तविकता है। तो मैं थोड़ी सी बात इस पे रखना चाहता हूं कि सवाल करना चाहता हूं अपने से भी और आपसे भी, कि जब हम इस तरह की बैठकों में बैठते हैं और कोई मुद्दे को लेकर के बात करते हैं, तो क्या हम राष्ट्रीय फ्रेमवर्क में सोचते हैं या देश के फ्रेमवर्क में सोचते हैं? क्या हम कानून के फ्रेमवर्क में सोचते हैं या न्याय के फ्रेमवर्क में सोचते हैं? एक बार हमारे गुरु तुल्य आदमी हैं, वो बता रहे थे कि वेंकटाचलैया से उन्होंने एक बार पूछा कि भाई तुम तो न्यायमूर्ति सब लोग तुमको कहते हैं, न्याय क्या होता है? तो वेंकटाचलैया शायद ईमानदार होंगे, तो उन्होंने कहा भाई न्याय का हमको पता नहीं, हम तो सिर्फ फैसला करते हैं। तो न्याय बिल्कुल अलग चीज है। गांधी जी जो उस कटघरे से बात कर रहे हैं और अपनी दलील दे रहे हैं, वो न्याय के धरातल पे दे रहे हैं, सही के धरातल पे दे रहे हैं, कानून के धरातल पे नहीं दे रहे। तो ये दोनों फ्रेमवर्क अलग अलग हैं। इसको बिल्कुल ठीक से हम समझ लें कि ये राष्ट्रीय फ्रेमवर्क, कानून का फ्रेमवर्क अलग फ्रेमवर्क है, ये विकास का फ्रेमवर्क अलग फ्रेमवर्क है, और ये दूसरा जो देश का फ्रेमवर्क है, जो न्याय का फ्रेमवर्क है, वो अलग फ्रेमवर्क है। और देश के फ्रेमवर्क में ये उत्तराखंडी और ये हिमाचली और ये सब अपने आप साफ हो जाते हैं। उसमें क्षेत्रीयता नहीं रहती, उसमें स्थानीयता आ जाती है। बिहार का, क्योंकि मैं बिहार से भी ताल्लुक रखता हूं, बिहार में भागलपुर में रहने वाला भी अपने को बिहारी कहता है, और वो देशज फ्रेमवर्क में सोचने वाले आदमी की मैं बात कर रहा हूं। और जो उत्तर बिहार में मिथिलांचल में रहता है वो भी अपने को बिहारी कहता है, और जो भोजपुर वाले इलाके में रहता है वो भी अपने को बिहारी कहता है।
पर उन तीनों के दिमाग में बिहारी की जो धूमिल सी तस्वीर है वो अपने अपने इलाके की, वो क्षेत्रीय बात नहीं है उसमें। तो ये देशज जो पैराडाइम है इसको समझने की जरूरत है। ये आधुनिकता ने, आधुनिक शिक्षा ने, हम बात तो बहुत करते हैं कि नेशनलिज्म के खिलाफ ये फैशन हो गया है, जिंगोइज्म है आजकल, सबसे पोस्ट मॉडर्निस्ट जितने भी हैं वो नेशनलिज्म के खिलाफ बहुत बात करेंगे, लेकिन मुझे उसमें बहुत फॉल्सहुड लगता है, उसमें बहुत बेईमानी लगती है। मैं जो बात कर रहा हूं वो तो हमेशा से हमारे यहाँ रही है। हम अपने देश जा रहे हैं, अपने देश जा रहे हैं मतलब कहाँ? अपनी जगह जहाँ मैं रहता हूँ, जिसकी धरती से मुझे प्रेम है, लोगों से मुझे प्रेम है, मेरा रिश्ता है वहाँ पे, वहाँ के पशु पक्षियों से रिश्ता है, वहाँ के पेड़ पौधों से रिश्ता है। वहाँ प्रेम और रिश्ता महत्वपूर्ण है। वहाँ पे इस तरह की न क्षेत्रीयवाद है न राष्ट्रीयवाद है, वहाँ कोई बात नहीं। तो मैं ये सबमिट कर रहा हूं कि हम पहले ये समझ लें कि जितनी भी समस्याएं हम देख रहे हैं और उसके समाधान की ओर हम इंगित कर रहे हैं वो कौन से पैराडाइम से कर रहे हैं। और ये जो राष्ट्रीय पैराडाइम है, ये विकास की अवधारणा उसमें निहित है, और जब तक हम इस विकास की अवधारणा को चुनौती नहीं देंगे तब तक ये समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। कुछ राहत के मेजर्स निकल जाएंगे, कुछ देर तक आप कुछ डैम को रोक देंगे, कुछ देर तक आप कोई चीज को रोक देंगे कोई आंदोलन करके। आंदोलन करना सही है, ठीक वैसे ही जैसे सैरिडॉन खाना सही है। अभी मैं पीड़ा से मर रहा हूं, भाई सैरिडॉन दे दो, ये कोई, मैं उसको नकार नहीं रहा हूं। आंदोलन भी सही है, सैरिडॉन खाना भी सही है, लेकिन अंततः आपको स्वास्थ्य को समझकर उसके हिसाब से जीना पड़ेगा। और वो सतत क्रिया है, वो एक बारगी क्रिया नहीं है, जैसे सैरिडॉन खाना है, जैसे आंदोलन करना है, जैसे कोई काम करना है। वो तो एक बार किया और खत्म। पर स्वास्थ्य अगर आपको मेंटेन करना है तो वो सतत है, वो सनातन है। उसी तरह से हमको अगर सहज और साधारण को श्रेष्ठ बनाना है, श्रेयकर बनाना है, कि सहज समाज बने और साधारण उस साधारण ही श्रेष्ठ हो, ऐसे अगर एक समाज की हमको कल्पना करनी है तो वो सतत प्रक्रिया होगी। वो कहीं जाके ऐसा नहीं कि हाँ हो गया और अब छुट्टी, सैरिडॉन खा ली और छुट्टी, वैसा नहीं होने वाला। तो मैं इसी पैराडाइम पे अपनी बात रखना चाहता हूं। ये दो पैराडाइम जो मैंने किए, इस पैराडाइम में, राष्ट्रीय पैराडाइम में एक और बात है, ये पूरी की पूरी एक्सक्लूसिव कैटेगरी पे चलती है। तो मैं उत्तराखंडी, ये हिमाचली, ये पहाड़ी, ये मैदानी, ये वो, ये दिमाग वैसा बनता है। हमारा विश्लेषण उसी आधार पे होता है। इसमें समानता गायब हो जाती है, इसमें डिफरेंसेस जो हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। जबकि ये बात नदारद होती है कि दो चीजों को आप कंपेयर करेंगे, अगर इस फोन को और इस फोन को आप कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन का मतलब है ये और ये अलग कैसे कैसे। लेकिन इसमें ये बात नदारद हो जाती है कि टू स्टार्ट विद दोनों फोन है ना, दोनों एक ही काम कर रहे हैं ना, ये नदारद हो जाता है, ये आंख से धूमिल हो जाता है, दिमाग से धूमिल हो जाता है। तो समानता धूमिल हो जाती है, फर्क और भेद ही भेद दिखाई देने लगे। ये दिमाग की संरचना की मैं बात कर रहा हूं। तो ये हम लोगों को ये जो मॉडर्न कैटेगरीज है, इससे हटकर के क्या हम सोच सकते हैं। हमारी जो कैटेगरीज थी, जैसे मैं अभी थोड़ी सी पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात करूंगा, लेकिन उसमें वो लग सकता है कई लोगों को वैसा, उसको ना देखें। खासकर मैं सुनील जी को आग्रह करूंगा वैसे ना देखें, वो तो सुन ही नहीं रहे। जैसे नहीं अब नहीं वो जैसे क्या होता है कि जब आप, हमारी जो कैटेगरीज थी, जो मैंने अभी 10-15 साल में थोड़ा समझने का चेष्टा किया है, पूरा नहीं समझाऊं, थोड़ा आभास होने लगा
कि जैसे हमारी जातियों की कैटेगरीज थी, तो वो एक्सक्लूसिव कैटेगरीज नहीं थी, यानी बिल्कुल जुदा जुदा हो ऐसे नहीं है। बहुत सारे संदर्भों में वो ओवरलैप भी करती थी। जैसे गाय चराने वाली बहुत सारी जातियां थी, गाय चराने वाली करीब 200 जातियां, पर वो गाय चराने वाली समस्त जातियों के बीच में भी कुछ संवाद चलता था और कई जगह वो अलग अलग भी थी। जैसे भेड़ चराने वाली जातियां, तो उसमें अलग अलग भी है वो, और कहीं उनकी एक बड़ी पंचायत होती है, उसमें सब लोग भी आते हैं, और फिर ये गाय और भेड़ चराने वालों के बीच में भी संवाद होता है। तो ये बिल्कुल पृथक पृथक हो ऐसा नहीं है, ये पृथक होते हुए भी फिक्स्ड नहीं है, ये घटती बढ़ती रहती है जैसे जैसे समय उनकी जरूरत होती है उसके हिसाब से। तो हम क्या हमारी अपनी कैटेगरी जिसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें एक लचीलापन है, आज की आधुनिक कैटेगरीज में कोई लचीलापन नहीं है, वो फिक्स्ड है, हमेशा के लिए फिक्स्ड कर दी गई है, और हमारा दिमाग भी वैसे ही सोचता है। ये आइदर और भी उसी बीमारी का प्रॉब्लम है कि अगर मैं कहूं कि भाई ये अच्छे हैं तो इसका मतलब ये हो गया ये बुरे हैं। दूसरा ये सुनता है कि मैंने इनको अच्छा कहा तो ये बुरे होंगे, जरूर बुरे होंगे, ये बोल रहे हैं। ये जो दिमाग हो गया है, इस दिमाग को बदलना है। ये एक्सक्लूसिविटी को हरा के क्या हम इंक्लूसिव कैटेगरीज में बात कर सकते हैं और उसमें भेद की भी बात करें, उसमें फर्क की भी बात करें, लेकिन उसमें इंक्लूसिवनेस को पहले छोड़े नहीं कहीं। तो मैं एक ये बात इसी से जुड़ी हुई बात है जो कल थोड़ी सी हल्की सी धीरू भाई ने किसी से बोला या यहाँ बोला मुझे, पर मुझे सुनाई दिया। वो बोले ये मेजरेबल जो प्रॉब्लम है, क्वांटिटेटिव का जो प्रॉब्लम है, उसको वो भी ये राष्ट्रीय पैराडाइम के अंदर वाला है। ये विकास, राष्ट्र, सारी ये जो पैराडाइम की मैं बात कर रहा हूँ, जीडीपी, ये सारा का सारा जो क्वांटिटेटिव, हर चीज को क्वांटिटेटिव। अभी देखिए भूटान की कल बात हो रही है, मैं पिछले 2 साल पहले भूटान में 15-20 दिन रह के आया, मैं बड़े दुखी हुआ। वो बात कर रहे हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की, बट सबको मेजर करना है उनको। अरे भैया, और वो उनके गांव जो थे उसमें मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जहां पे आमची एक जानते ही होंगे चिकित्सा प्रणाली, बहुत हमारी आयुर्वेद से मिलती हुई चिकित्सा प्रणाली, समृद्ध चिकित्सा प्रणाली, और वहां पे आमची चलती थी। अब आधुनिक दवाइयों का ही मतलब जो भी पढ़ लिख गया और 10वीं 12वीं पढ़ लिया और थोड़ा बहुत अंग्रेजी में गिटपिट करने लगा, वो आमची की प्रैक्टिस उसको नहीं वो करता, उसको वही चाहिए जो हमारे गांव में हो रहा है। कि हमारे गांव में, जहां मैं जौनपुर में काम करता हूं, वहां पर बहुत समृद्ध बच्चा पैदा करने की बहुत ही समृद्ध परंपरा है, लेकिन हर पढ़ी लिखी लड़की जो है वो आधुनिक विज्ञान से सम्मोहित है और वो अब अस्पताल जाकर के सिजेरियन ऑपरेशन करा के बच्चा देना चाहती है, अपने घर में दाई से या अपनी माँ से या अपनी भाभी से बच्चा पैदा नहीं करवाना चाहती। उसको लगता है ये अंधविश्वास है, कोई कैसे होता है ये। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारा का सारा जब तक हम नहीं देखेंगे, भूटान में यही हो रहा है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की मैं बात कर रहा था भूटान में। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस बहुत अच्छी बात है, वेलबींग की बात है, लेकिन मैंने उनके जो सारे वो देखे, थोड़ा देखा, तो उसमें इंडिकेटर्स की बात नहीं, मेजर करना है, सूचकों की बात बहुत कम है, जिसकी बात कल फिर धीरू भाई कर रहे हैं। सूचक ठीक है, क्या चीज आपको सूचना देंगे कि भाई हैप्पीनेस बढ़ रही है या घट रही है, वेलबींग बढ़ रही है घट रही है, इसके इंडिकेटर्स होते थे, इसको आप माप नहीं सकते। जैसे ही मापने जाते हो वो देश से राष्ट्र की ओर आ जाओगे। तो ये हमारा बहुत बड़ा एक संकट हो गया है कि हम बोले भाई कैसे बताएंगे कि ऐसा हुआ। तो मापना तो जरूरी है, क्वांटिटी तो जरूरी है, तो क्वांटिटी को जरा अंकुश में रखो, उसके अपने स्थान पे रखो, उसको महिमा मंडित नहीं करें, ये भी समझने की जरूरत है। और ये जुड़ी हुई बातें हैं। दूसरी बात स्वराज की बात है।
मुझे तो स्वराज और स्वराज की अगर बात है तो वो देश के पैराडाइम का हिस्सा लगता है। वो राष्ट्र का स्वराज नहीं होता, देश का स्वराज होता है। राष्ट्र की तो स्वतंत्रता होती है। राष्ट्र में तो अधिकार ही अधिकार आएगा, कोई अधिकार देने वाला, कोई अधिकार की मांग करने वाला। देश में लेना देना दोनों चलता है साथ साथ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये अभी संभव है, लेकिन क्या हम इसका सपना देख रहे हैं? दूसरी बात, लाइवलीहुड की बात नहीं होती, स्वरोजगार की बात नहीं होती, बात रोजगार की होती। ये भी राष्ट्र का ही, इस राष्ट्र में क्या है, ये सब राष्ट्र वाले पैराडाइम को जैसे मैं देखता हूं कि एट्रीब्यूट महिमा मंडित कर दिया गया है बहुत सारे शब्दों को। जैसे डेमोक्रेसी एक शब्द है, उसको महिमा मंडित कर दिया है। और डेमोक्रेसी क्या है इस पे कोई चर्चा नहीं होती। डेमोक्रेसी का असली अर्थ क्या है, तो उसके बाहरी आवरण को इतना महिमा मंडित कर दो कि कोई उस पे प्रश्न ही नहीं लगाए। प्रश्न लगाने का मतलब वो दकियानुसी हो जाएगा, वो रेट्रोगेट हो जाएगा, वो रिएक्शनरी हो जाएगा, उसको 50 गालियां पड़ेगी। तो वो आतंकित होके बोलता भाई क्यों इतना दिमाग लगाते हो, इसी को करो। तो ये जो समस्या हो गई है कि मैं ये मानता हूं आधुनिक पढ़ा लिखा और जो अपने को थोड़ा संवेदनशील मानता है, हम भी उसी समाज से हैं, वो आतंकित है। हम सब आतंकित हैं कि कहीं हम सही को नहीं देखना है, हमको उसी के अंदर बस देखना है। उसके बाहर देखेंगे तो बहुत भयावह लगता है कि अरे ये तो फिर हम पॉलिटिकली कुछ इनकरेक्ट बात करते हैं। और ये खासकर जो कॉलोनियल देश है हमारे जैसे, भारतवर्ष जैसे, जहां अंग्रेजों ने 200-250 वर्ष राज किया, वहां ये समस्या और भी घनीभूत है। और नेपाल को भी मैं उसमें शामिल कर रहा हूं और अब भूटान को भी कर रहा हूं, जहां कभी भी अंग्रेज नहीं गए, लेकिन हिंदुस्तान ने वो काम कर दिया वहां जो कि अंग्रेज नहीं किए। भूटान में मैं ये देख के आया हूं, नेपाल में मैंने देखा। जब मैं बच्चा था, नेपाल जाता था, एक भी साइन बोर्ड मुझे अंग्रेजी में नहीं दिखाई देता था। सारे नेपाली देवनागरी में होते थे, नेपाली भाषा में होते थे। आज आप चले जाइए, वहां वही हाल हो रहा है जो यहाँ हुआ। और अब भूटान में भी वही चीज शुरू हो गई और उसका जिम्मा सिर्फ हमारा है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स का है, हमारे ट्रेनर्स का है, हमारे कंसल्टेंट्स का है। वो वहां जाकर नेपाल में 50 के दशक में, नेहरू जी के जमाने में, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, उनके ब्यूरोक्रेट्स और उधर के जो करता धरता लोग थे, उनको ये बताते थे कि आप कितने जाहिल हैं, आपको छुरी कांटे से भी खाना नहीं आता है, आप कितने जाहिल हैं, आपको अंग्रेजी भी नहीं आती है। ये हीन भावना जो उनके अंदर थी, हमारे लोगों के अंदर, वो हमने नेपाली अफसरों और नेपाली राजतंत्र को दिया। और उसी का परिणाम बहुत हद तक वो है जो आज वहां हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये चीन को हम कितना भी करें वो भी ठीक है, होगा, लेकिन ये जो मानसिक रूप से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमने पैदा किया है, इसकी पूरी जिम्मेवारी हमारी है। अंग्रेजी दां, मॉडर्निस्ट, हमारे जैसे लोगों ने वो काम किया है। और अब भूटान में वो हो रहा है। आपको किसी को जाके हम लोगों को शोध करनी चाहिए तो हमको समझ में आएगा कि भूटान में जो आज हो रहा है, उसको देख करके हमको ये समझ में आएगा कि हमारे साथ 200 साल पहले क्या हुआ होगा। उसकी एक हल्की सी अच्छी वो मिलेगी समझ। खैर, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आरोपित आधुनिकता इस मामले में माहिर है कि भ्रम पैदा करे, जो सही है, जो असली है, उसको छुपा करके और उसके ऊपर एट्रीब्यूट्स का एक पूरा एक आभा मंडल बना दिया जाए और आदमी उसी में फंस के रह जाए, असली दिखाई ना दे। आज मेरे कई मित्र हैं, गंभीर मित्र हैं, और उनका ये कहना है कि इस दुनिया को 12 या 13 परिवार चला रहे हैं। और मैं पहले तो उनकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेता था,
लेकिन मुझे अब धीरे धीरे लगने लगा है कि इस बात में सत्यता है। आप थोड़ी रिसर्च करें तो ये जितनी बड़ी बैंक्स हैं, और मैं उन बैंकों में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की बात सबसे पहले कर रहा हूँ, वो एक स्वायत्त संस्था है, हमारी तरह से वो सरकार के अधीन नहीं है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका और ये जितनी बड़ी बैंकें हैं, इनके पीछे अगर आप जाएं, पर्दों के पीछे, तो वो ही 12-13 परिवार उनको कंट्रोल कर। हमारे एक और गुरुतुल्य व्यक्ति हैं, वो बोले वियतनाम का जो युद्ध था वो इतने लंबे समय तक क्यों चला? अगर अमेरिका चाहता तो उसको जीत ही लेता ना। उसको जीत हार से कोई मतलब ही नहीं था, उसको युद्ध चलता रहे इसी से मतलब था। इस बात को क्या हम समझेंगे? और मैं कहता हूं कि इसको कम से कम एक थियरी की तरह ही अपनाने में क्या हर्ज है। मैं यहां तक भी कहता, मतलब इतने हम जब ये सब बातें होती है तो हम बहुत सच्चाई की बात बारीकी में करने लगते हैं। हम कहते हैं इस बार थ्योरी को, हम साइंस में भी तो ये करते हैं ना, मान लेते हैं ना बहुत सारी चीजों को, और फिर उसके बाद उसको बढ़ाते और देखते कि हाँ ऐसा हो रहा है। सिद्धांत जो मानते हैं, भाई न्यूटन के भी सिद्धांत दिए तो माने ना। उसने कहां से खोजे तो हमको पता भी नहीं ना, हमने मान लिए और हम देखते हैं सिद्धांत को मानने से हमारा काम चलता है। तो एक बात मान के देखें कि ये दुनिया जो है ये किस प्रकार चलाई जा रही है और चल रही है। तो मुझे तो ये लगता है कि माइंड कंट्रोल सबसे ज्यादा है। हमको मेस्मराइज कर दिया गया, अब उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक दफा 10-12 साल पुरानी बात है, मैंने अखबारों में पढ़ा, फिर इंटरनेट पे देखा कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एक चीज शुरू हुई है। क्या चीज शुरू हुई है कि साहब अब बच्चे जो हैं वो अध्यापक का मूल्यांकन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, और अगर असेसमेंट में अध्यापक गलत निकल गया तो उसकी छुट्टी हो सकती है। तो ये करेंगे। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूं, मैं बोला यार हमारे बच्चे तो, अगर मैं बहुत सारे उनसे बहुत हंस के और कुछ चुटकुले और कुछ गंभीर बात करता रहूं हफ्ते भर, तो वो तो मेरे को 0 दे देंगे। तो ये तो बात बचती नहीं है कि बच्चे हर समय अच्छा मतलब मूल्यांकन कर सकते हैं अपने टीचर का। तो मैंने धर्मपाल जी से ये पूछा, तो धर्मपाल जी ने बोला पहले ये पता करो कि उनकी आईवी लीग कॉलेजेस में ये प्रथा चलती है क्या। तो मेरा एक साला है, हम सब ऐसे ही परिवारों से, या कोई ना कोई तो अमेरिका में बसा ही है, तो मेरा एक साला है, वो भी वहां की एक 3rd रेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे यूनिवर्सिटी में है क्या? बोला हमारी यूनिवर्सिटी में ये नियम लागू है। हमने बोला हार्वर्ड में लागू है क्या? तो उसने पता किया, बोला आईवी लीग में नहीं लागू। धर्मपाल जी ने मुझे कहा था पता करो, पता किया तो यही निकला। वो पहले से शायद जानते थे। तो बोले हंसे, फिर बोले ठीक ही तो है, सबको थोड़ी ना पढ़ाना है, ऐसी व्यवस्था बना दो कि पढ़ने वाला खुद ही अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारे, और जिनको पढ़ाना है उनको पढ़ाइए। वो 10-12 कॉलेज से ही तो निकलने वाले हैं जो शासन करने वाले हैं, जो व्हाइट हाउस में जाने वाले हैं, जो एफबीआई को चलाने वाले हैं, जो फेडरल रिजर्व बैंक को चलाने वाले हैं। वो तो ये आईवी लीग से ही निकलेंगे। कोई एकाध अपवाद होगा तो उसकी ओबामा की तरह खूब महिमा मंडित करेंगे, वो भी अपने ही बाले में आएगा कि देखो अमेरिका कैसा देश है। जैसे मैं इंग्लैंड गया एक बार, तो वहां ट्रेन में देखा एक गांधी जी की वो अबू वाली तस्वीर थी, और उसके नीचे लिखा था दिस मैन स्टडीड इन आवर कॉलेज एंड वेंट ऑन टू फाइट फॉर हिज कंट्री। अब बोले क्या कौम है भाई, मतलब इसमें भी अपने पे शाबाशी ले ली। तो बात यह है